सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग येट अनदर लेक्चर। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा। हम बहुत सारी चीजें ऑडिट के रिस्पेक्ट में डिस्कस करी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो आज जो सेगमेंट शुरू हो रहा है, बेसिकली इस सेगमेंट में हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में तो पढ़ेंगे, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या ये कहीं कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते तो आप सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल को भी चेक करेंगे। सब्सटेंटिव टेस्टिंग है क्या? आपकी एक ऑडिट प्रोसीजर है जिसको आप ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर गैदरिंग द एविडेंस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कहीं ना कहीं जब आप सेल्स को चेक कर रहे हैं तो सेल्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है अकाउंट रिसीवेबल का भी। अकाउंट रिसीवेबल का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है सर। तो हमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती हैं? तो आप सभी को स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में ही मैंने समझाया था असर्शन। तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के असर्शन को चेक करने वाले, असर्शन मीन्स आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे असर्शन होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं कंप्लीटनेस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी कंपनी की सेल्स आप चेक कर रहे हो और कंप्लीटनेस असर्शन में मिस स्टेटमेंट है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आपको इंपैक्ट पता करना हो कि सर उसका इफेक्ट क्या होगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? कि अगर आपको किसी कंपनी के रेवेन्यू के असर्शन को चेक करना है और वो इनकम्प्लीट है तो कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, ये सोचना है आपको। सोचने का ही काम है। अभी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ते आ रहे हैं सर, ऑब्वियस सी बात है हर जगह पड़ेगा। एक स्टूडेंट बोल रहा है हर जगह पड़ेगा। मोइन ऐसी बात मत करो यार बेटा, हर जगह नहीं पड़ेगा। कंपनी की कंटिजेंट लायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ? अगर असर्शन हमने कंप्लीट सेल्स नहीं तो उसका कंटिजेंट लायबिलिटी से क्या लेना देना है? कंपनी की शेयर कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि असर्शन अगर कंप्लीटली सेल्स नहीं होगी तो सर इसका सीधा सीधा इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़ते हुए किस पे पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट। तो कंप्लीटनेस चेक कैसे करें? मतलब आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको बताना होगा कि इस कंप्लीटनेस को कैसे चेक किया जाए। बीइंग ऑडिटर तो कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर होती है जिसको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहली प्रोसीजर अगर हम बात करें, आपको आपके सब्सिडरी लेजर को जनरल लेजर से चेक करना है। तो पहली स्टेप बताई गई है यूएस गैस में कि आप सब्सिडरी लेजर से अकाउंट रिसीवेबल के जनरल लेजर को क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। अब सर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर नहीं पता होगा। कितनों लोगों को नहीं पता है कि सर सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर क्या होता है? तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर ही बना दिया है और ये यूएस गैप के हिसाब से समझना है हमें। तो अगर जनरल लेजर का मतलब होता है कि एक जगह सारे ट्रांजेक्शन जहां पर रिकॉर्ड हो जाएं उसको बोलते हैं जनरल लेजर। मतलब कंपनी की टोटल सेल, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 25,000 है क्रेडिट, जितने भी टोटल डेटर्स हैं वो हमारे जनरल अकाउंट में। और डेटर कोई अपने आप में अकाउंट नहीं होता है। क्या आप आपकी बुक्स में डेटर करके अकाउंट खोलते हो? मुझे आप ये बताइए, जब आप किसी को गुड्स सेल करते हो तो जनरल एंट्री क्या पास करते हो, जरा लिखना। इस बात का आंसर मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आप आपकी बुक्स में कोई डेटर अकाउंट खोलते हो? नहीं खोलते सर, हम तो कस्टमर का नाम खोलते हैं, कस्टमर का।
तो जो कस्टमर का नाम है उसको यहां पर सब्सिडरी लेजर समझ लीजिए, कि जैसे डेटर्स में मिस्टर ब्रैकली, मलोन। तो अगर मैंने यहां पर चेक कर ली कि 25,000 मेरी टोटल क्रेडिट्स, 25,000 के टोटल डेटर्स हैं, तो इंडिविजुअल का टोटल भी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जब आपको कंप्लीटनेस चेक करना है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल की अगर कंप्लीटनेस को चेक करने जा रहे हैं, सो आप सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर का टैली कर लेंगे कि कहीं उसमें मिस्टेक तो नहीं हुई है। जैसे जब आपने सेल्स करी होगी तो आपने टोटल सेल्स करी है 25,000 की, लेकिन उसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेल्स कितनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्लीटनेस के लिए सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर क्या है, सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर का रिकॉन्सिलेशन। याद रहेगा, ये याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर भी हम लगा सकते हैं। सर एनालिटिकल प्रोसीजर से हम कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या क्या करते हैं, सर रेशो एनालिसिस करते हैं, रेशो का एनालाइज करते हैं। तो आपने देखा कि आपका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, आपने रेशो एनालिसिस के थ्रू पता कर लिया कि यार हमारा 5 है इस साल, पिछले साल 6 था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ मिस कर दिया हो। तो रेशो एनालिसिस से भी आपको कंप्लीटनेस, असर्शन, तो ये चीजें कुछ याद रखनी पड़ेगी कि सर असर्शन, अगर कंप्लीटनेस चेक करना है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई जा सकती है। ये सारी प्रोसीजर के नाम हैं। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है सर। तो यहां पर एक और तरीका आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप, जैसे आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे कि सर जब कंपनी इनवॉइस रेस करती है तो उसके कोई ना कोई नंबर होते हैं, 101, 102 सीक्वेंस नंबर होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सीक्वेंस रिलेटेड टू सेल्स डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी सेल्स ऑर्डर, कंपनी के पास जितने भी सेल्स ऑर्डर आए थे, क्या उसके बेसिस पर हम इनवॉइस को चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि हाँ सारे सेल्स ऑर्डर इस साल जो भी सेल्स ऑर्डर हमारे पास रिसीव हुए थे, तो हमने कंप्लीटनेस चेक कर लिया। अब उसके बाद आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइस होते हैं, इन सबके सीक्वेंस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कहीं ऐसी कुछ सेल मिस तो नहीं कर दी है। कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट आपका, क्या शिपिंग डॉक्यूमेंट को हम, शिपिंग डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं, हम उसके बाद इनवॉइस को चेक कर रहे हैं, उसके बाद उसकी एंट्री हम अकाउंट रिसीवेबल चेक कर, तो हम कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं कि कोई सेल्स मिस तो नहीं हो गई है, कोई अकाउंट रिसीवेबल में एंट्री करना मिस तो नहीं हो गई है। तो यहां पर क्या आ गया सर, कंपेयरिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस एंड जनरल एंट्रीज। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है सर, एनालिटिकल प्रोसीजर, सीक्वेंस नंबर ऑफ सेल्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और पहले हमने क्या बोला, कीवर्ड आपको निकालते आना चाहिए कि सर सब्सिडरी लेजर से जनरल लेजर को हमने चेक कर लिया, हमारा कंप्लीटनेस खत्म हो गया। और क्या कर सकते हैं कंप्लीटनेस के लिए, और कुछ एज सच है नहीं। तो एक असर्शन हो गया, ये सब असर्शन है, आई गेस आप सबको पता होगा। असर्शन D1 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। असर्शन ये हमारा क्या है, असर्शन की कंप्लीटनेस को हमने चेक करना है। अब अगला असर्शन जो हम चेक करने जा रहे हैं वो है वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। चलिए वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले क्या चीजें देखना चाहिए, गिव मी वन एग्जांपल। आपको अकाउंट रिसीवेबल को वेरीफाई करना है तो क्या चीज देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड ही होती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओ हो मोइन, ध्यान नहीं है बेटा पढ़ाई में।
कितने लोग बताएंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या वैल्यूएशन से रिलेटेड है? मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर, पिछले लास्ट ईयर 2 लेक्चर में ही हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि कॉन्फर्मेशन हम एग्जिस्टेंस के लिए देखते हैं। अब कुछ तो याद रखना पड़ेगा। वैल्यूएशन के लिए क्या, किसी कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल सही वैल्यूएशन पे, आपने कहीं अकाउंट अलाउंसेस फॉर प्रोविजन वर्ड सुना है कि नहीं आज तक? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्या है? ये चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे कि कंपनी की कोई ऐसी सेल्स तो नहीं है जो अब अकाउंट रिसील, ऐसे तो नहीं है जो बैड डेब्ट्स होने वाले हैं। तो वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाता एज वाइज क्लासिफिकेशन, और इंडिया में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। क्रेडिट रेटिंग्स, सर क्रेडिट रेटिंग से कैसे पता चलेगा? कलेक्टेबिलिटी पता चलेगी ना, अब जो पैसा आ नहीं रहा तो उसको बैड डेब्ट्स में डालो। तो एजिंग रिपोर्ट हो गई सर, क्रेडिट रेटिंग से हम क्या कर लेंगे? उसकी कलेक्टेबिलिटी की सर्टेनिटी को पता कर लेंगे। और देखिए आपने यहां पर एक सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट से वैल्यूएशन कैसे पता होगा बताओ? आप ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 का, ठीक है? तो आप मुझे बताइए 2024 में जाकर जनवरी में क्या मैं चेक कर सकता हूं, पता कर सकता हूं कि मैंने अपने अकाउंट रिसीवेबल को सही वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया? क्योंकि 2024 में जो पैसा आएगा वो कौन से अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड होगा? 2024 में अगर मुझे कुछ अकाउंट रिसीवेबल से पैसा मिल रहा है तो वो जनरली बिलोंग्स टू 2020। तो आपने यहां पर क्या किया? सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट को जाकर क्या किया है? पता किया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सही अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या क्रेडिट रेटिंग का यूज कंप्लीटनेस से कोई लेना देना है? क्या क्रेडिट रेटिंग से कंप्लीटनेस का कोई लेना देना है? सेल्स का नहीं लेना देना है। सब्सिक्वेंट रिसीप्ट से कंप्लीटनेस का क्या लेना देना है? तो आपको क्लियरली डिस्टिंग्विशमेंट पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन, अलोकेशन, एक्यूरेसी आपको हमेशा इन 3 चीजों से मिलेगी: एजिंग, क्रेडिट रेटिंग, ट्रेस सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कीवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको अकाउंट रिसीवेबल और सेल से रिलेटेड प्रेजेंटेशन को देखना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन में क्या आता है? अकाउंटिंग पॉलिसी आती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होता है। तो प्रेजेंटेशन देखना है तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेज। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए प्लेजिंग? सर मेरे पास 100 करोड़ के अकाउंट रिसीवेबल थे, 100 करोड़ के, और मैंने उसको प्लेज कर दिया है, गिरवी रख दिया, और हिंदी वर्ड। तो क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये प्रेजेंटेशन में? क्या इंपॉर्टेंट आ गया बताइए? क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है प्लेजिंग? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या आपने जो भी प्लेज किया था उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया? डिस्क्लोजर से रिलेटेड असर्शन। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑल्सो, जो भी आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना है तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड असर्शन होगा। तो आपको सीसी लिमिट हो सकती है, ड्राइंग पावर हो सकती है। तो ये सब क्या करने पड़ते हैं जब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है? तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देगी ना कि हमने हमारे अकाउंट रिसीवेबल को प्लेज कर दिया है, सीसी लिमिट के अगेंस्ट में लोन ले लिया है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि वो क्या करें, इन सारी चीजों को
डिस्क्लोज करे। तो बीइंग ऑडिटर आपका काम क्या है, आपको देखना है कि कंपनी ने इसका सही डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर टास्क, आप आपकी ऑडिटिंग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन आ गया। एग्जिस्टेंस को तो बेटा बहुत बार समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। क्या करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, शायद प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन और नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, ब्लैंक कॉन्फर्मेशन, वो क्या था, वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उसको मत भूलो बेटा। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस के लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बोल रहे थे, तो एग्जिस्टेंस में आएगा, वैल्यूएशन में नहीं आएगा, एक्चुअल में आपको। तो इसके अंदर हमने एक वर्ड और यूज किया था, राइट एंड ऑब्लिगेशंस। सर पैसा आ चुका है, अभी हमारे पास कुछ लेना देना नहीं है, या तो ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन भी एग्जिस्टेंस असर्शन में ही क्या है, देखा जाता है। क्या इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा क्या, ये फिजिकल वेरिफिकेशन इज द रॉन्ग वर्ड। एक स्टूडेंट ने लिखा सर फिजिकल, क्या फिजिकली डेटर्स के प्लेस पे जाते हो। सर फिजिकली थोड़ी जाते हैं हम उसके प्लेस पर, हम तो उसको लेटर लिखते हैं, कॉन्फर्मेशन मांगते, तो एग्जिस्टेंस के साथ में पता चलेगा। अब आप एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी को बार बार देखने जाओगे, देखोगे लैपिंग, ये वर्ड बहुत बार आएगा, लैपिंग। तो इसका मतलब ये सोचो कि आप एक कैशियर है जो कैश रिसीव करता है, ठीक है। उसने क्या किया, ये मिस्टर राम थे, उससे 10,000 रिसीव हुए, अपने जेब में रख लिए। सोहन से 10,000 फिर रिसीव हुए, तो जो सोहन के अकाउंट के पैसे इधर डाल दिए, क्योंकि राम से पैसा आ गया। आपने ये जब्त कर लिए, और जब सोहन से पैसा आया तो वो राम के अकाउंट में डाल दिया, तो अब सोहन का बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर मान के चलिए मोहन का पैसा आया, तो वो सोहन में डाल दिया। तो आप क्या कर रहे हो, एक कैश के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लैपिंग करते जा रहे हो। हमेशा एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा, और कंपनी को पता भी नहीं चलेगा कि इसका पैसा उसमें डाल दिया, उसका पैसा इसमें डाल दिया। तो इस प्रकार की प्रोसेस को से भी क्या क्या करना पड़ेगा, इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको हम बोल रहे हैं लैपिंग। वन कस्टमर कंसील्ड बाई क्रेडिटिंग दैट कस्टमर अकाउंट व्हेन सेकंड कस्टमर मेक द पेमेंट, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड लैपिंग। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हम कैसे ढूंढेंगे बीइंग ऑडिटर, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। और कैसे पता कर सकते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन से ही इसको क्या किया जा सकता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन, अब आप एप्लीकेशन की बारी है। ज्यादा नहीं पढ़ा है, 20 मिनट्स पढ़ा है, और 20 मिनट्स के बेसिस पर, केवल बेसिक लेवल पर आपको सेल्स का ऑडिट सिखाया गया है। सेल्स का ऑडिट, और बहुत पूछा जाता है, बताइए सेल्स का ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा। रीजन बीइंग सेल्स का ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर ये डायरेक्टली रेवेन्यू है, इसको ही सबसे ज्यादा, इसको ओवर वैल्यूड किया जाएगा या अंडर वैल्यूड करेंगे। ज्यादातर तो ओवर वैल्यूड करते हैं, बोगस सेल दिखा देंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, कल भी आपने पढ़ा था, व्हेन द फॉलोइंग प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर would auditor most likely to perform year end account receivable confirmation when the auditor did not receive a second request, first नहीं, second। क्या यहाँ पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का ऑप्शन है,
कई बच्चे बोले सर फर्दर प्रोडक्ट प्रोसीजर लगाएंगे, अभी आपके सामने तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ओके जस्ट मोमेंट। अभी दिख रहा है? विच ऑफ द following procedure would auditor most likely perform for the year ended accounts receivable confirmation when the auditor did not receive second reply? तो सर हमें तो एग्जिस्टेंस को चेक करना है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्या लगता है आप लोगों को? स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही? अब तो दिखना चाहिए स्क्रीन यार, नेट थोड़ा सा वीक हो जाता है नाइट में इस एरिया में। मेजोरिटी स्टूडेंट ए पर जा रहे हैं और बिल्कुल ठीक है कि हम ये देखेंगे कि शिपिंग एक्चुअल में हुआ होगा तभी तो माल बिका बिका होगा कस्टमर को, तो आप लोगों ने पहचान लिया कि सर हमको एग्जिस्टेंस चेक करना है तो हम शिपिंग डॉक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हम सेल्स इनवॉइस से अकाउंट बैलेंस को, अगर सेल्स इनवॉइस से ब्लेजर को मिलाएं तो क्या ये करेक्ट प्रोसेस होगी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मैं सेल्स इनवॉइस से अकाउंट रिसील के बैलेंस को टैली करने की कोशिश करूं, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस और नो? सर सेल्स प्रोसेस, सेल्स तो हमारे इंटरनली जनरेट होते हैं, तो क्या इंटरनल एविडेंस इतना हमारे लिए कभी भी इतना वैल्यूएबल हो ही नहीं सकता? तो सेल्स तो मैं आज मैं अपनी, आप चलो मेरे को आप क्या रोक सकते हो, मैं भी अपने 5 बिल फाड़ दूं कि 5 बच्चों ने अभी ज्वाइन किए। सेल्स ही है ना, मेरे मेरे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, क्या है मेरे लिए? सेल्स है। मैं अभी फाड़ देता हूँ 5 इनवॉइस, कितना टाइम लगेगा मेरे को? मैं बोल दूंगा कि 5 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और अभी पैसे नहीं आए, क्रेडिट सेल्स हो गई, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एग्जिस्टेंस को चेक कर लोगे? नहीं चेक करोगे। लेकिन सर अगर आपने उसको बुक्स भेजी होगी तो शिपिंग डॉक्यूमेंट आपके पास कहीं ना कहीं होंगे कि आपने उनको गुड्स सेल किया होगा। अगर आप बुक्स डिलीवर कराते हो तो शिपिंग डॉक्यूमेंट कभी भी इंटरनल नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से कहीं ना कहीं शिपिंग रिकॉर्ड से कस्टमर के रिकॉर्ड को अगर आप टैली करोगे तो एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं आप चेक कर पाओगे। वेरी गुड, तो आप लोगों ने अगर यही सोच के आंसर दिया है तो ठीक है भाई, लक हो गया तो पता नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। In the audit, which of the following general ledger account will test control? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहां पर चेक करना चाहिए? ज्यादातर कंट्रोल कहां पर चेक करना चाहिए? ज्यादातर मेजोरिटी सेल्स कह रही है तो लिख दूं सेल्स पे क्लिक कर दे बेटा। किसी को फिजिकल एसेट्स तो नहीं लग रहा है? इक्विपमेंट? क्या ये जनरल लेजर है? जनरल लेजर क्या हो सकता है जनरल लेजर? सर जनरल लेजर बोला है तो जनरल लेजर मतलब कोई एक लेजर नहीं होता, वो तो सारी सेल्स होती है, दैट्स वाई ये पर यहां पर क्या हो गया, सेल्स हो गया, तो सेल्स इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। Confirmation of account receivable is generally accepted auditing procedure. The presumption is that auditor will request confirmation account receivable. Confirmation is necessary when, कब सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं? जब अकाउंट रिसीवेबल इमटेरियल हो, या आपको लगता हो कि रिस्पॉन्स बहुत कम आएगा, पास्ट एक्सपीरियंस। ए देने वाले स्टूडेंट थोड़ा सा अपने आप पर गौर गौर फरमाएं, जो बच्चे ए लिख रहे हैं।
ए वाले इसलिए गौर फरमाएं, जब वहां पर साफ लिखा है कि वो इम मटेरियल है, तो बेटा फिर आप लोग ए कैसे लिख सकते हो? एक स्टूडेंट ने लिखा ए, confirmation of accounts is generally accepted auditing procedure. The presumption is that auditor will request confirmation account. Confirmation is necessary जब immaterial हो, not at all. मेजोरिटी स्टूडेंट डी पे जा रही है। चलो सी और डी में कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को, सी को एक बार अच्छे से पढ़े। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद सिमिलर एंगेजमेंट रिस्पॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनरिलायबल। जब रिस्पॉन्स अनरिलायबल है तो भी आप कंफर्मेशन मांगोगे? कई बच्चे कह रहे हैं ऐसा। मोहम्मद छैया, रिस्पॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनरिलायबल, क्या हो सकता है? अब आंसर तुरंत चेंज कर लिया बच्चों ने, डी बोल दिया। तो जो बच्चे पढ़कर आंसर नहीं दे रहे, अनरिलायबल क्यों नहीं पढ़ा आपने? यहां पर अगर रिलायबल लिखा होता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन अनरिलायबल को पढ़ने के बाद भी तो सी पढ़ रहे हैं। और सर कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा हाई होगी तभी तो कॉन्फर्मेशन चाहिए होगा, सीधा गणित यही था। तो ध्यान से पढ़िए, अभी सीख रहे हैं हम। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। इन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, ए लार्ज यूनिवर्सिटी has relatively ineffective internal control, and the university auditor seeks assurance that all the tuition revenue has been recorded. ऐसा सोचो मेरा इंस्टीट्यूट है और मुझे चेक करना है कि सारी ट्यूशन फीस मैंने रिकॉर्ड करी है कि नहीं करी है। तो एज ए ऑडिटर क्या डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस मिल सकता है? क्या रिकॉन्सिलेशन बनाने से काम हो जाएगा? क्या सरप्राइज बेसिस पर ट्यूशन फीस पेमेंट को ऑब्जर्व कर लें, इससे कैसे पता चलेगा? आप अचानक से 5 तारीख को आ गए, उस दिन कोई बच्चा, मान के चलो उस दिन कोई इनरोलमेंट नहीं हुआ, तो उससे क्या आप पता कर लोगे? सर कंपेयरिंग बिजनेस ऑफिस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स विथ रजिस्टर ऑफिस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, या सैंपल कंफर्मिंग ए सैंपलिंग ऑफ ट्यूशन पेमेंट विद द स्टूडेंट्स। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हो तो आपको बहुत काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी मेरे पास लेट से 1000 स्टूडेंट है, ये मुझे पता है, आपको किसी को नहीं पता, ये मेरे को पता है। अब एक बाहर वाला ऑडिटर आता है और आप में से बोलता है कि यार सर जी हमें जरा 20 स्टूडेंट के टेलीफोन नंबर दो। मैं टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, वो आप लोगों को फोन करके पूछता है कि आपने कितनी फीस दी थी सर को। तो क्या इससे आप मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सैंपल बेसिस पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी सेल्स कितनी हुई है? लगा सकते हो क्या? अब खुद बोलो आप, मैं नहीं जानता हूं। या आप ऐसा करो कि सर आपका कहीं ना कहीं इनरोलमेंट रजिस्टर जरूर होता होगा। हाँ सर, होता है। जो भी हमारे यहाँ ज्वाइन होता है तो हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, डिजिटली मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस रजिस्टर को स्टूडेंट इनरोल होता होगा उससे मिलाएंगे और कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिलाएंगे। तब आप लोगों ने तुरंत सी आंसर क्यों दे दिया? पहले आप सोच के नहीं दे रहे, कई बच्चे तुरंत बोले कंफर्मेशन। ऐसे आप फंस जाओगे एग्जाम में। जरूरी थोड़ी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पढ़ो पहले, एनालाइज करो और फिर आंसर करो। कितने स्टूडेंट थे अभी आंसर जो देने वाले थे? आज स्टूडेंट कम आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का। हाँ, तो कंफ्यूज तो करेगा गुरनूर, वो आपको लिखेंगे एग्जामिनर की सरप्राइज डेट। अच्छा, सरप्राइज डेट से क्या हो जाएगा? सरप्राइज डेट से आप देखो ना, कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू पूछ रहे हैं वो आपसे, एग्जिस्टेंस थोड़ी पूछ रहे हैं। कॉन्फर्मेशन सैंपल ऑफ ट्यूशन पेमेंट विद द स्टूडेंट, सैंपलिंग से कैसे पता चलोगे मेरी पूरी रेवेन्यू? लिख रहे हैं ना, ऑल द ट्यूशन रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, तो सैंपलिंग से कैसे पता कर लोगे आप? पॉसिबल ही नहीं था वो।
कस्टमर हैविंग सब्सटेंशियल ईयर एंड पास्ट ड्यू बैलेंसेस, फेल टू रिप्लाई आफ्टर सेकेंड रिक्वेस्ट। सेकेंड रिक्वेस्ट डाल दी आपने उसको, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या करोगे? करंट ईयर में जो पैसा आया उसको चेक करोगे? अभी आप लोगों ने आंसर दिया, तुरंत आप डी बोल दोगे मुझे लगता है। कई बच्चे बहुत जल्दी में होंगे, तुरंत देखेंगे सर ने शिपिंग बोला था, शिपिंग बोल दो। तो रट्टा फिकेंसी से कभी कभार एग्जाम में चल सकता है। एग्जिस्टिंग्स के लिए शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देखना है तो हम अपने पास नोट्स में बना लेना, एग्जिस्टेंस मींस शिपिंग डॉक्यूमेंट। पर वो, तो ऐसा करना नहीं है कि तुरंत देखकर आंसर दे देना, एनालाइज करो। बहुत जल्दी आंसर दे दिया बच्चों ने, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, अब आप ही रीड करो, मैं नहीं करूंगा रीड इसको। इतना आसान सा क्वेश्चन है, मैं अगर हिंदी में बोल दूंगा तो आधे लोग आंसर दे देंगे। बस इसीलिए चुप हूं मैं। कई बार मेरे क्वेश्चन को समझाने से आंसर समझ में आ जाता है। और जो बच्चे ए दे रहे हैं वो थोड़ा सा अपने अपने आप को झांकें। यार आप मुझे बताओ कि क्रेडिट पॉलिसी टाइट करने से सेल्स डबल होगी या कम होगी? जिन्होंने ए आंसर दिया, पहले तो वो आंसर दें कि मैं लोगों को उधारी कम दूंगा, तो फिर मेरे अकाउंट रिसीव डबल कैसे हो जाएंगे सर? वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर इंडिकेटिंग दैट अकाउंट रिसीवेबल डबल सिंस द ईयर एंड। तो अकाउंट रिसीवेबल डबल हो जाएंगे मतलब मैं उधारी कम दूंगा और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, किसी हाल नहीं हो सकता है। ये देने वाले बच्चों को बहुत काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। तो ये तो बाहर कर दो। अब लास्ट वाला पढ़ता हूं, बीच वाला पढ़ूंगा नहीं। अब मुझे बताओ, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ आर लिस्टेड इज मोर देन 120 days। तो यार अगर एज वाइज क्लासिफिकेशन किसी ने 30 दिन की जगह 120 दिन में पैसा दे दिया, तो क्या अकाउंट रिसीवेबल डबल हो जाएंगे? मेरे क्वेश्चन ने क्या लिखा है? अकाउंट रिसीवेबल डबल हो गए तो उधारी है, उधारी आपने 30 दिन, चलो मेरे को आपसे पैसा लेना था, 30 दिन के अंदर देना था, आपने अभी तक नहीं दिया, तो क्या अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे क्या उससे? अब तो दो ही बचे हैं सर। सर क्लाइंट ने एक नई दुकान खोली है, मैं आपसे बोलता हूं, मैं अभी सीपीए पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने डिसीजन लिया चलो ये भी पढ़ाऊंगा, एक नया कोर्स चुनूंगा, तो मेरे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं बताओ? आप ही बताओ आंसर। बढ़ जाएंगे सर। तो सर तो हमको तो बी आंसर लग रहा है फिर, तो ऑब्वियस सी बात है बी ही आंसर है। इसलिए तो मैंने नहीं बोला था इसको, मैंने जानबूझ के पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आपको और आसान हो जाती चीजें। तो पढ़ना आपको सीखना है कि सेल डबल हो रही है तो कहीं ना कहीं माल बिका होगा, माल बिका होगा तो नया कोई ओपन हुआ होगा, रिटेल आउटलेट लिखा, तो द क्लाइंट ओपन ए रिटेल आउटलेट ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड क्रेडिट सेल्स, और साफ बोल रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स हो रही है और बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे पहले पिछले साल हो रही थी, तो एक नया खोलने के कारण डबल हो जाएगी ना। कहाँ अटक जाते हो? बी किसी ने आंसर नहीं दिया था, किसी का दिमाग में आया था बी? सब गलत थे इसमें, ऑल क्लास आर रॉन्ग। थे कुछ बच्चे, एक दो थे। वैल्यूएशन को चेक करने के लिए, वैल्यूएशन असर्शन,
क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करें, क्या पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन दें? बहुत सरल है क्वेश्चन। इजीएस्ट क्वेश्चन। परचेस ऑर्डर से वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, मुझे बताओ। रिव्यू द कस्टमर परचेस ऑर्डर। सी देने वाले बच्चे। और फिजिकल इंस्पेक्शन से वैल्यूएशन कैसे चेक होगा? मेरे इतने बोलने पे बच्चों ने, सर ने बी डाल दिया। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बैठा हूं आपको, पर आप नहीं हुए। और जो होना चाहते थे वो यही नहीं देख रहे कि हम फिजिकल साइट पे जाकर वैल्यू कर रहे हैं। बेटा वैल्यूएशन, एक एक लाइन मोती है, ये लिखा है ना वैल्यूएशन। तो करंट वैल्यू अप्रेजल, अप्रेजल मतलब वैल्यूएशन। अप्रेजल का मतलब वो सैलरी वाला अप्रेजल नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए ये सरल। टेस्ट डिजाइन टू डिटेक्ट क्रेडिट सेल्स मेड बिफोर द ईयर एंड, दे हैव बीन रिपोर्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर अश्योरेंस अवार्ड। अरे ये तो बहुत ही सरल है यार, मैं पढ़ूंगा भी नहीं इस क्वेश्चन को। आपको ही पढ़ना, आपको आंसर देना। पहले आप लोगों के आंसर चेक कर रहा हूं, देन आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। बेटा सेल्स में पहली बात तो एग्जिस्टेंस बहुत कम आता है। सेल्स में क्या एग्जिस्टेंस चेक करते हो? तो सर वो तो बाहर कर दो। सेल्स तो सर हमेशा यही देखी जाती है कि इस साल की सेल कहीं अगले साल तो रिकॉर्ड नहीं कर दी, और अगले साल की इस साल तो नहीं रिकॉर्ड कर ली। क्या कहते हैं उसको, दिमाग एक ही चीज पे दौड़ना चाहिए, भले पूरा ऑप्शन ना पढ़े। कट ऑफ। समझाया था कि नहीं कट ऑफ? कभी समझाया है कि नहीं समझाया मैंने कट ऑफ आपको? यार मैंने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप लोगों के आंसर पे मैं कट ऑफ लिख रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है सर, कट ऑफ ही सेल्स में देखी जाती है। कहाँ आप लोग ए बी सी ए बी में लगे हुए। अभी क्लास में वो लेवल आया ही नहीं, अभी आप लोग बिल्कुल भी ऑडिट पढ़ने की केपेबल नहीं हुए मेरी नजर में। हमारी 20 क्लास हो रही है, 18 19 क्लास जो भी नंबर है। लेकिन आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट आर नॉट इनफ केपेबल टू अंडरस्टैंड द ऑडिट ओनली। अभी तो पास होने के तो दूर है, ये तो पास होना तो बहुत दूर की बात है। आप में से 50% बच्चे अभी ऑडिट को समझने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। इतना डिटेल पढ़ने के बावजूद इतने सारे एमसीक्यू नहीं करके 100 150 एमसीक्यू कर दिए हमने जब से। क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर। कितने स्टूडेंट ने, जो पीछे लेक्चर आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी हमारा जब क्लास शुरू होगी तो उसमें काम आएंगे सारे लेक्चर आपके। मैं उम्मीद करता हूं आपकी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो नया ज्वाइन किया हो, एक दो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था आज, तो वो दिख नहीं रहा मेरे को। जरा हैंड हैंड रेस कर दो, है कोई आज नए स्टूडेंट? विकास शर्मा। दो तीन स्टूडेंट आज ज्वाइन किए थे, मेरे को बताने वाले थे। मैडम का फोन आया था दीपिका के कि सर 3 4 बच्चे नए ज्वाइन किए हैं। जब वो आए नहीं होंगे, हो सकता है। सुमित। क्योंकि बच्चे तो पुराने ही दिख रहे हैं मुझे ज्यादातर। तो रिवीजन करके रखिए, मॉक टेस्ट आने वाला है जल्दी आप लोगों का, सेकंड मॉक टेस्ट। सर हमें ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है कि हमने कहीं ज्यादा सेल तो बुक नहीं कर ली। क्या चीज चेक करोगे? कैश रिसिप्ट देखोगे क्या?
अच्छा, जो बच्चे 5 सेकंड में आंसर दे रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। यहां पर समय चल रहा है। अरे कम से कम 30 सेकंड लो, चारों आंसर का एनालाइज करो। घर पे भी यही काम करना है आप लोगों ने। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे सेल्स को चेक करना है, तो डॉक्यूमेंट्स तो चेक करना पड़ेंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंट। शिपिंग डॉक्यूमेंट से सेल्स को मिलाऊंगा या सेल्स से शिपिंग डॉक्यूमेंट को मिलाऊंगा? अब दो आंसर है आपके सामने। अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इन दो में से कोई एक्शन हो सकता है। चलो, मेजोरिटी डी बोल रही है। ठीक है मेजोरिटी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो कि ऑब्वियस सी बात है सर, कि जो भी आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड है, क्या उसका कहीं ना कहीं सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास, सेल्स ऑर्डर, शिपिंग बिल, ये सब चेक करने पड़ेंगे ना आपको। तो इसी से तो आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि आपने कहीं ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर लिया है। तो ये आपका क्या हो गया। तो देखिए, एग्जाम में रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कूपर सीपीए इज द ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मॉल रूरल म्युनिसिपालिटी। एक म्युनिसिपालिटी का ऑडिट करने गए, और डीलिंक्वेंट मतलब ये पैसा लोग नहीं दे रहे हैं। डीलिंक्वेंट का मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसे अकाउंट रिसीवेबल हमको देखने को मिले कि स्टेट टैक्स रिसीव करना था म्युनिसिपल पार्टी को, म्युनिसिपल पार्टी बोल रही कि यार ये लोग तो डीलिंक्वेंट हो गए, पैसा नहीं दे रहे। और इंटरनल कंट्रोल म्युनिसिपालिटी का बड़ा खराब है, इनफेक्टिव है। आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है कि जो म्युनिसिपालिटी जो बोल रही है कि इतना लोगों से पैसा लेना है, कैसे पता करोगे? अब सर, क्या नेगेटिव कॉन्फर्मेशन भेज दें उनको? सर एग्जिस्टेंस है, कॉन्फर्मेशन तो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने एग्जिस्टेंस को बात की। देखो, एग्जिस्टेंस के बारे में बात की, तो ये कॉन्फर्मेशन जो है, हम सामने वाले को लिखेंगे, वो कंफर्म करना कंपलसरी। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन आप लोग बोल रहे हो कि सर इसमें अगर हम पॉजिटिव कंफर्मेशन दे दें तो आंसर आ जाएगा। नेगेटिव कब देते हैं बेटा? नेगेटिव में तो रिस्पॉन्ड कभी आता ही नहीं है। तो नेगेटिव कैसे बोल रहे हैं कई बच्चे? क्या स्मॉल सेल से बहुत, क्या बहुत छोटे छोटे अकाउंट रिसीवेबल है क्या? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, तो नेगेटिव होगा नहीं। क्या लिखा है कि बहुत सारे नंबर है, वो भी नहीं लिखा है। तो आप लोगों ने बोला है कि सर पॉजिटिव दे देते हैं, तो हम भी बी डी के ऊपर चले जाते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, एग्जिस्टेंस में तो सर बार बार आपने बता रखा कॉन्फर्मेशन। अगला, हाँ जी। ऑडिटर इज डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल कंट्रोल रिलेटिव टू रेवेन्यू साइकिल होलसेलिंग एंटिटीज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इंटरनल कंट्रोल ठीक है। The auditor most likely will select sample of transaction from population represented by।
क्या करना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? मिनिमाइजिंग टू फेलियर टू प्रिपेयर सेल्स इनवॉइस, कि हम कहीं सेल्स इनवॉइस बनाने से फेल तो नहीं हो गए, क्या चेक करोगे? सेल इनवॉइस फाइल उठाओगे क्या? कई बच्चे बोले सर सेल्स इनवॉइस फाइल उठा के देखेंगे कि कोई सेल्स तो नहीं, बिल तो नहीं बना। कैसे चेक कर सकते हो यार आप? ये कैसे बोल सकते हो बेटा? घबराहट नहीं होती ये बोलते समय? कस्टमर ऑर्डर फाइल से क्या सेल्स इनवॉइस चेक करोगे? यार कस्टमर, मैंने आपको ऑर्डर आया, मैंने सप्लाई नहीं किया तो सेल बिल बना दूं क्या मैं? तो कई बच्चे डी बोलने वाले सोचें अपने ऊपर थोड़ा सा। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग अगर कहीं करी हो, देखी हो। क्या बचता है सर? अब सारे बच्चे बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज तो कम हो रहे हैं, सी बच्चे ज्यादा दे रहे हैं कि सर हम शिपिंग बिल देख लेंगे, शिपिंग फाइल। ऑब्वियस सी बात है यार, जिसको माल गया हो उसी का बिल बनना चाहिए, सीधी बात। जिसको माल नहीं गया उसका बिल क्यों बनेगा? और कैश आ गया उससे इनवॉइस का क्या लेना देना? इनवॉइस आप कैश के पैसा आने के बेसिस पे बनाते हो या किसी को माल बेच दिया तो बनाते हो? खुद अपने आप से पूछा करो। अगर आप प्रैक्टिकली कहीं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सर हमने तो कहीं जिंदगी में जॉब नहीं करी, ग्रेजुएट हैं? ऐसे हैं स्टूडेंट क्लास में कोई कि हमने सेल्स बिल देखा ही नहीं सर? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिए। ऑडिट इसीलिए तो आपको प्रैक्टिकल, ये जो ये बेसिक क्लासेस नहीं, एक वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंटिव टेस्ट। और इसमें से कौन सा सब्सटेंटिव टेस्ट नहीं है? बेटा अगर ये गलत दे दिया तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ भी नहीं पढ़ रहे आप। बिल्कुल क्लास में नींद में आ रहा है अगर ये बच्चे आंसर गलत देने वाले हैं तो। इनमें से कौन सा सब्सटेंटिव टेस्ट नहीं है? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर गलत देने वाले अपने ऊपर झांक के देखें कि वो क्लास में आते हैं और नींद में रहते हैं। और देखिए उसमें सब्सटेंटिव के साथ में उन्होंने वैल्यूएशन ऑफ नेट अकाउंट रिसीवेबल भी लिखा है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर करंट और नॉन करंट का लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि सर वैल्यूएशन का करंट वर्सेस नॉन करंट से कोई लेना देना नहीं है। सही कह रहे हैं सभी लोग? मान लूं ये बात? तो क्लास में मेजोरिटी स्टूडेंट बोल रही कि सर सी पे लगा दो टिक्का। और टिक्का सही है कि सर वैल्यूएशन का कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट है क्या फर्क पड़ता है? वो तो क्लासिफिकेशन वाला मैटर है, वैल्यूएशन है ही नहीं। तो अच्छी बात है कि क्लास में 80% बच्चों ने सही दिया। एक दो बच्चे गलत थे बट वो थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिव कॉन्फर्मेशन कल ही पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। अच्छा हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे केवल प्रोविजन प्रोविजन पढ़ें? मैं अप्रोच थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करवा रहा हूं इस बार, कि हमें सर प्रोविजन पढ़ना चाहिए। किससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही है आप लोगों की? क्वेश्चन से? चलिए। सर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेगेटिव रिक्वेस्ट कब यूज की जाती है? जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होता है या लो होता है? हम्म। तो सर जब रिस्क कम होती है ना तभी नेगेटिव बात होती है। मतलब नेगेटिव बात मतलब नेगेटिव कॉन्फर्मेशन।
तो सर लो है। अब लो वाला आंसर तो ए और बी में ही है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर जब बहुत ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, ये पढ़ाया है आपने, जहां पर बहुत ज्यादा, अभी भी कई बच्चे ए नहीं मान रहे, जल्दबाजी में है, नीरू अपन बहुत जल्दबाजी में है। नेगेटिव कस्टमर क्या बहुत कम लोगों को भेजी जाती है? नहीं बेटा, बहुत ज्यादा लोगों को भेजी जाती है, तो ए तो हो नहीं सकता। तुरंत अब आप आंसर चेक करके बोल दोगे सर बी, और बी सही। अब देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कितना टाइम सेव करेगी, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो देखो, जो बात मैं आपको समझाता था वो यहां लिखी है। पॉपुलेशन ऑफ आइटम सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन कंप्राइज लार्ज नंबर, लार्ज स्मॉल अकाउंट बैलेंस, और जहां पर रिस्क कम होती है वहां पर नेगेटिव कॉन्फर्मेशन क्या है, भेजी जाती है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं। एडिक्वेसी ऑफ अलाउंसेस, कि सर हमने अलाउंसेस, एडिक्वेसी ऑफ अलाउंसेस इतना बोलते से ही समझ जाना चाहिए। सर के एग्जिस्टेंस नॉट एट ऑल। ऑडिटर मोस्ट लाइकली रिव्यू एजिंग रिसील टू सपोर्ट मैनेजमेंट, ये किस प्रकार का असर्शन है? क्या कंप्लीटनेस है या ऑब्लिगेशन है या वैल्यूएशन है? मेजोरिटी घंटी बजा रही है डी पर, वो किसी ने बी भी लिख दिया है, किसी ने सी भी लिख दिया है। बेटा ऑब्लिगेशन का अकाउंट रिसीवल से, बैलेंस से क्या लेने ना। तो मेजोरिटी डी पे है तो हम मेजोरिटी के साथ जाते हैं। अभी तो बताया है वैल्यूएशन अकाउंट रिसीवेबल अलाउंसेस फॉर, आप कीवर्ड को नहीं पिक कर रहे, मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं और आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो बेटा बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो रही है। अब अगले मॉक टेस्ट जो है वो दिसंबर 10 के आसपास, 10 दिन का समय दे रहा हूं आपको मैं। क्लासेस तो हमारी ऑनगोइंग रहेंगी, लेकिन जो आज तक हमने पढ़ा है, जो आज तक हमने पढ़ा उसके ऊपर सुपर 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 10 तारीख के आसपास। यू हैव अराउंड 11 डेज। और अगर आप इस बार मॉक टेस्ट में फेल होते हैं, जैसे कि पिछली बार में बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट में फेल हो गए, तो फिर आपका ही दोष है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, देख रहे कंसिस्टेंटली पैटर्न देखिए, कितने सारे एमसीक्यू कराए, पूरी एक एक लाइन चीजों को समझाया, उन्हीं लेक्चर का रिकॉर्डिंग वर्जन भी दे दिया और उसके नोट्स भी दे दिए और समय भी दे दिया कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर 50 में से आपके 10 भी गलत हो गए तो मैं मान लूंगा कि आप पास हो सकते हैं, लेकिन लेस देन मोर देन 10 अगर आपके रॉन्ग है, बहुत काम करने की जरूरत है। तो इस मेरे अगले मॉक टेस्ट की आपको सीरियसली लेना। उसके बाद हमारा तीसरा मॉड्यूल शुरू होगा। ये हमारा 2 मॉड्यूल खत्म हो गए, तीसरा लास्ट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा बेसिक क्लासेस का। तो जितने बच्चे आज आए हैं, अगला मॉक टेस्ट 10 दिसंबर के बाद होगा। उसके बाद हमारी न्यू फ्रेश बैच भी स्टार्ट होने जा रही है ऑडिट की। मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 15-20 दिन डिले हो गया हूं, क्योंकि क्लास में बच्चों को लेवल थोड़ा सा स्लो था, तो हमें थोड़ा सा वो करना पड़ा। आप लोगों को 10 दिसंबर के आसपास इस मॉक टेस्ट को अपीयर करना है, तो आप पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए एप्लीकेशन बेसिस पे, और फिर देखते हैं कि आपकी क्या स्कोरिंग आती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।